जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रेमबेल कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रस्तावना ही वो चीज़ है जो भारत के संविधान को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं सुपर फास्ट तरीके से और समझते हुए। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, हार्दिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। ऐसी हमारी प्रस्तावना है। इसको अच्छे से पढ़ लिया। इनके यहाँ पर जो मोस्ट शब्द है उनका अर्थ आगे समझेंगे। प्रस्तावना की क्या विशेषता है, एक एक चीज को डीप में हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? माय डियर फ्रेंड, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। माय डियर फ्रेंड्स, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये मैं पूर्व की क्लास में बता चुका हूँ। इसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 के दूसरी बैठक हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे हमारे देश के। इसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका रखा ना, ठीक है, उद्देशिका रखा। वो कब लागू हुई? उद्देशिका प्रस्ताव रखा, वो कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और वो कब लागू हुआ? ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है? तो वो संविधान की प्रस्तावना। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन सा वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना ही। संविधान के जो मेन शब्द है, जैसे कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, अखंडता और बंधुता, ये 5-6 शब्दों को मैं अभी थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले विशेषताओं को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। क्या अर्थ है इन लाइनों का? फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। यानी कि जो भारत की प्रभु सत्ता है किस चीज में? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य में, तो इस रूप में घोषित किया है। यानी कि जो भारत के प्रभु सत्ता है, यानी जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है, तो वो भारत के लोगों के पास ही है, लोगों की जनता के पास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि हमारा भारत देश लगभग 200 से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन इसके बाद जो भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना के माध्यम से ये डिसीजन लिया कि भारत की जनता ही मतलब डिसीजन लेगी कि वो किस तरह निर्णय बनाए। ठीक है, तो जो प्रभु सत्ता रहेगी तो भारत की जनता के पास ही रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस
बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारती वाले केस में कहा गया था 1973 में। माय डियर फ्रेंड्स, केशवानंद भारती विवाद बनाम भारतीय उच्च न्यायालय एक बड़ा ही फेमस विवाद है। ये किस अनुच्छेद की बात करता है? ये अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ना कि उसको दोबारा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये बात कब कही गई है? ये केशवानंद भारती का एक विवाद हुआ था, जिसका 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन निकल के आए थे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब संविधान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विचार को एक नजर में देख लेते हैं। संविधान संबंधी महत्वपूर्ण विचार, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास बारकम ने संविधान की आत्मा तथा ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? उद्देशिका, देखो प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाली बात है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि ये राजनीतिक जनपत्री है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जनपत्री है, जनपत्री है। जैसे व्यक्ति की जब जनपत्री होती है, उसी तरह उद्देशिका राजनीति की जनपत्री है। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, ये ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि जो उद्देशिका संविधान की आत्मा है, तथा एन पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये तीन मेन फुल लाइनें हैं, एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिकों को जनपत्री कहा और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, तथा एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा का। अनुच्छेद 32 जो कि आपने देखा होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ठीक है, तो किस संवैधानिक उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बात होती है? 32वें। तो उसमें क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि संविधान का हृदय एवं आत्मा उद्देशिका को कहा गया। ठीक है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी कि जो 5 अधिकार है, उनका किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या सर अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होता है? ठीक है, गोरखनाथ बना पंजाब राज्य के मामले में एक केस हुआ था। कब हुआ था ये? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। गोरखनाथ बना पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हेम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। ठीक है, गोरखनाथ बना पंजाब राज्य बड़ा ही वो फेमस केस था। इस मामले में न्यायमूर्ति हेम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन हैं, इन्हें एक एक चीज को समझकर आगे बढ़ना और सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आते, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक लाइन में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा वो तैयार हो जाता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पूर्व में बताया था कि जो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं कि पंथ निरपेक्ष, ठीक है, बंधुत्व की, अखंडता की, ये जो 5-6 जो शब्द है, इनको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनको समझ गए तो आप प्रस्तावना को समझ गए माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक वन लाइनर के माध्यम से आपके बीच में इनका उद्देश्य और महत्व को समझा देता हूँ, फिर एक छोटा सा रिवीजन लूंगा जिसमें आपको एक बार फिर पुणे में इस चीज को समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखिए, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है।
तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होगा। इसका अर्थ है भारत एक सेक्युलर देश है, सेक्युलर राज्य है, जिसमें भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो भारत में रहने वाले सभी लोगों के उनके धर्मों का आदर करता है। लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, वो भारतीय संविधान के हिसाब से चलता है। तो यही पंथ निरपेक्ष है, वो किसी धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देता, ना ही किसी धर्म की बुराई करते, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है और वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन तब भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसीलिए भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होगा कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट है। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब ये है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि जो लोग धर्म को मान रहे हैं उसमें वो किसी को बाधा उत्पन्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये 1917 के रूसी क्रांति में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है माय फ्रेंड्स। क्या है कि यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए। कौन कौन से लिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के तत्व कहां से लिए गए? 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यानी जो उच्चतम न्यायालय ने किस विवाद में धारणा प्रस्तुत की है कि जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, ये संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में इस बात को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को बिल्कुल याद रखना। जो उच्चतम न्यायालय ने किस विवाद की धारणा के प्रस्तुत किया कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के विवाद में ये बात कही गई है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत कहलाया जा सकता है। तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, यूनिवर्सल थॉट्स है। ठीक है, सभी व्यक्ति समान और मानव है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से लागू स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग। ठीक है, और इसी से लौकिक सार्वभौमिकता का आप अनुमान लगा सकते हैं। इसको ऐसे कहें, बी द पीपल ऑफ इंडिया के शब्दों से हमारी प्रस्तावना या प्रीएम्बल स्टार्ट होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। माय डियर फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो लोक कल्याण शब्द है वो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? वो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन सा संशोधन कहलाया? 42वां संशोधन कहलाया माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें इस अमेंडमेंट में 3 चीजें को लिया गया। कौन कौन सी चीजें लिया गया? तो इन तीन महत्वपूर्ण शब्दों को लिया गया, ये 3 महत्वपूर्ण चीजों को लिया गया। एक तो समाजवादी, पहले उद्देशिका में समाजवादी शब्द का जिक्र नहीं था, समाजवादी। ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं। समाजवादी को लिया गया। ठीक है, और अखंडता को लिया गया। ठीक है, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द को लिया गया। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक चीज को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है,
जो समाजवादी है, तो समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है माय फ्रेंड्स, आज इस समाजवादी का अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, इसका अर्थ इस समाजवादी से नहीं है, बल्कि समाजवादी का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण भारत देश की है, तो एक समाज है और समाज के हितों के में ही सरकार कार्य करे। जैसे भारत सरकार ट्रेन चलाती है तो समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन चलाती है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए इस्तेमाल काम आए। जैसे कि ट्रेन को आप देखते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये उच्च जाति का है या ये ज़्यादा पैसे वाला, इस तरह, लेकिन सबको एक सफ़र करने को सबको मौका देती है। वो अलग बात है कि ज़्यादा किराए से ज़्यादा वीआईपी लोगों को उसमें मौका मिलता है, लेकिन सफ़र करने को सबका मौका मिलता है। इस तरह भारत सरकार समाज के लिए, समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य करती है, वही समाजवादी व्यवस्था है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर एक और चीज़ जो यहाँ पर अमिटमेंट की गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अखंडता। जो देश की अखंडता है, ठीक है, उसको बरकरार रखना, यानी किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो अखंड भारत है उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, एक और शब्द का अमेंडमेंट में किया गया जो कि है पंथ निरपेक्ष। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है पंथ निरपेक्ष? बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं। ये शब्द आप बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, सेकुलर के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द का भाव ये है कि भारत देश का, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते, ना ही किसी भी धर्म को डिक्रीज करते हैं। वो समाज के लोगों को बोलते हैं कि आप अपना धर्म मान सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े, और ना ही हम किसी धर्म को आपको मानने के लिए बाध्य करते हैं, और ना ही आपको हम किसी धर्म को नहीं मानने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, वो संविधान के हिसाब से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और समाज के कल्याण के लिए चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंथ निरपेक्ष शब्द का ये भाव हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को और देख लेते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों, या माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको आप अगर याद नहीं रख पाएंगे तो मैं थोड़ा और आपको एक ट्रिक समझा देता हूं, जिससे कि आप इसको बराबर याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तीन शब्द को लिया गया, समाजवादी है ना, और अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये कब लिए गए? 42वें संविधान संशोधन दिए गए। कब किया गया? 1976 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट किया गया है, उसमें से 3 वर्ड लिए गए। पहला है समाजवादी, ठीक है, अखंडता, पहले कौन सा? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, अखंडता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। तो इसको आप एक शब्द में, एक लाइन में इस तरह याद किया जा सकता है कि जो हमारे समाज को, हमारे जो समाज को है, तो पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म, ठीक है, समाज को धर्म के नाम पर, अखंड क्या मतलब खंड होता है, तो समाज को धर्म के नाम पर खंड खंड नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गया, और आप इसको इस तरह याद करते हैं कि 3 कौन कौन से लिए गए? समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। तो समाज को धर्म के नाम पर खंड खंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, तो कहाँ दी गई है? तो वो उद्देश्य का मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रभुता का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति को प्रभुता, बल्कि राज्य की जनता के ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के हित के लिए, यानी कि उस डिसीजन, किसी भी राज्य का डिसीजन करने की शक्ति किसी बाहरी शक्ति के ऊपर नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र या राज्य उस राज्य के हितों का डिसीजन लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर समाजवादी जो सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, जो कि अभी मैं पूर्व में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन वन लाइनर के माध्यम से देख लीजिए कौन कौन से शब्द समाजवादी, सोशलिस्टी, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना
किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया और ये कब? 1976 में। बार बार इस चीज को आपको बता चुका हूं, ठीक है। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री, ठीक है, जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है, प्रीमियल है, उसको जनपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ये के.एम. मुंशी ने की। किसने की गई है? के.एम. मुंशी ने, ठीक है। किसने की है? अगर प्रश्न इस तरह आता है के.एम. मुंशी ने क्या किया गया, तो ये आ जाएगा कि उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा प्रदान की गई है। किसने? के.एम. मुंशी ने, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय ने मत किस बाद में दिया गया था? ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि जो प्रस्तावना उद्देशिका ये संविधान का अंग ही नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय ने ये मत किस विवाद के उसमें कहा था? तो एक विवाद हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, बेरू वर्ग संघ मामले में। ये कब हुआ था? बेरू वर्ग संघ मामले में ये वर्ष 1960 में हुआ था, ठीक है। इस डेट को याद रखना। और कौन से विवाद में हुआ था? बेरूवारी वर्षित भारतीय संघ, ठीक है। इसके बाद कुछ एक दो लाइनें और देख लीजिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपन ने जो हमारी उद्देशिका प्रस्तावना उसके महत्वपूर्ण बनलानर फैक्ट को देखा। यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कंटेंट आपका शायद तैयार हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो मैंने पहले पूर्व में बताया था, यहाँ पर मैंने समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को एक्सप्लेन कर दिया। और ये तीन चीजें 42वें संविधान संशोधन में संशोधित करके, संशोधन कब किया गया था? 1976 में। यहाँ पर एक दो चीजें है जैसे कि बंधुत्वता, ठीक है, और लोकतंत्रात्मक और क्या नाम है जो गणराज्य है, इन शब्दों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं वापस थोड़ा सा हमारी जो प्रस्तावना उद्देशिका है उसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने विशेषताओं को जो एग्जाम के माध्यम से जो लाइनें आती है उनको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा और चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आ जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे ही। और फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा ये पीडीएफ है और कितना अच्छा नोट्स है। आपको बहुत कम समय में आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई खर्चा नहीं, कोई वो नहीं है, आप ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पर काम की चीजें ही शेयर करता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसको ज्वाइन अवश्य कर लेना, ठीक है। अच्छा लगे तो बरकरार रहना, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार अपन पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद पुनः रिवीजन कर रहे हैं और इसमें जो शब्द छूट गए उनको भी मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में अर्थों को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, जैसे कि प्रश्न आया था कि जो प्रस्तावना का पहले शब्द कौन से हैं, तो हम भारत के लोग, ठीक है, ये है। और यहाँ पर प्रश्न कभी कभी इस तरह भी आ जाता है कि प्रस्तावना में भारत कितनी बार आया, तो वो 2 बार आया, एक ये बार और एक ये बार, ठीक है, भारत। और वो भी कौन सी? स्टार्टिंग की लाइन में ही भारत 2 बार आया। तो आगे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और, ठीक है फ्रेंड्स, पहले इतने अर्थ को समझ लेते हैं, ठीक है। जो हम भारत के लोग हैं, भारत को मतलब हम भारत के ही लोग अपने ही देश को यानी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व यानी संपूर्ण शक्तियां हमारे ही देश में रहेगी। हम ही लोग इस चीज का डिसीजन लेंगे और इस चीज को अप्लाई करेंगे। संपन्न किस चीज में? समाजवादी, यानी समाज के कल्याण के लिए सरकार काम करेगी, समाज के सभी वर्गों को समान नजर से देखेगी, ठीक है। तो इस समाजवादी अर्थ का ये अर्थ होगा जो कि मैं पूर्व में भी बता चुका था, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो धर्म को, किसी भी लोगों के धर्म को मानेगी नहीं, उनको सम्मान नहीं करेगी। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारे देश की सबसे बड़ी गौरव की बात है, इस बात पे हमें बड़ा ही प्राउड फील होता है, ठीक है फ्रेंड्स। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहले नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ये 3 शब्दों को अमेंडमेंट करके लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि जो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा लिए गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको इन सब चीजों का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ ये होता है कि लोगों, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं कि जो जनता के द्वारा, जनता के जनप्रतिनिधित्व को चुना जाता है, यानी कि एक तरह से यही कह सकते हैं कि ये लोगों की ही सरकार है, क्योंकि लोग ही अपने सीएम पीएम को चुनती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह लोकतंत्रात्मक है, लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है? जो भारत देश है, तो जो इसके जो प्रमुख पोस्ट हैं जैसे पीएम, राष्ट्रपति, सीजीआई, ये पैतृक नहीं है, यानी ठीक है, पैतृक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक पीढ़ी के लोग ही इसको बने जाएंगे, इसमें चुने जाएंगे, नहीं, ये इसको जनता ही चुनेगी, ठीक है, ठीक है। जनता के द्वारा ही बड़ी बड़ी पोस्टों का चुनाव होगा, ठीक है। और वो एकदम ऐसा नहीं रहेंगे कि क्या नाम है कि वो ही रहेंगे, बल्कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे और न कि वो पैतृक रहेंगे। तो ये गणराज्य भारत का एक प्रमुख व्यवस्था है, तथा है ना, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो भारत के जो नागरिक है, ठीक है, जो हमारे गणराज्य के नागरिक है, उसके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और यानी कि जो देश में रहने वाले हैं उनके सामाजिक हितों का ध्यान रखना, उनके आर्थिक, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को आर्थिक रूप से जो कमजोर है तो उनका शोषण किया जा रहा है और उनको आर्थिक बराबरी लाने के लिए उनको कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था करके समान रूप से लाने की ध्यान रखा जाता है। और राजनीतिक न्याय, ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी हावी है या किसी राजनीतिक रूप से छोटे लोगों को दबाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, किन किन चीजों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्याय, विचार और अभिव्यक्ति यानी विचारधारा, विश्वास के प्रति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की अवसर, इन सब चीज में समानता का व्यवहार किया जाए, समानता रूप से इनको ये सब चीजें जो ऊपर में मैंने एक्सप्लेन की ये सब प्राप्त होए। तो इन सभी बातों को ध्यान के रखते हुए, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्वता, ठीक है, बंधुत्वता क्या, बंधुत्वता का अर्थ है कि जो भारत में रहने वाले सभी लोग भाई भाई है, ठीक है, ठीक है, भाई भाई की तरह रहे, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। ये जो बंधुत्वता शब्द कहाँ से लिए गए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने अपनी पिछली क्लासों में भी इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, ठीक है। बंधुत्वता, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से इस शब्द को लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, बंधुत्वता कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया, ठीक है, हाँ ना। तो बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मस्वीकृत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, और इसको एक डेट तो ये की हो गई है। अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा डाउट है, आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया था। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह लागू किया गया था। तो कुछ चीजें जो 26 नवंबर से ही लागू हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी को ही देश में जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, तो स्वतंत्रता का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी का ऐलान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एक चीज को आपका बड़ी आसानी से और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, और आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ भी गई होगी। और ये जो नोट्स है मैंने बड़े अच्छे तरीके से टाइप लिखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको बनना फैक्ट है। आपको ऐसे पूरे इंडियन पॉलिटी के मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री के मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये नोट्स आपको मिलते रहे, यानी कि आप दोबारा इसको रिवीजन करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।